क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसके पार्ट नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड से संबंधित डेफिनेशन जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं। पॉलीसेकेराइड्स वे होते हैं जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स का अगर जल अपघटन किया जाए तो वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड में टूट सकते हैं। और मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीसेकेराइड है वो हमारे पास दो हैं, एक तो है स्टार्च और दूसरा है सेलुलोज। तो हम स्टार्च और सेलुलोज की बात करेंगे। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही पॉलीसेकेराइड हैं, जिसके अंदर पहले हम स्टार्च के बारे में बात करते हैं और इसकी संरचना बनाते हैं। स्टार्च जो होता है वो दो पदार्थों या दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है एमिलोस और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च जो होता है वो एमिलोस व एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। एमिलोस जो होता है वो स्टार्च का 20 या अपनी कह सकते हैं 15 से 20% भाग होता है, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो 80% भाग होता है स्टार्च का। दोनों अल्फा ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि अल्फा ग्लूकोज की मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ जुड़ेंगी और पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करेंगी। इसके अंदर भी अल्फा ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज कह सकते हैं, इनकी इकाइयाँ जुड़ती हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनता है, और यहाँ पर C1 और C6 के साथ C1 और C4 के साथ साथ C1 और C6 के मध्य भी ग्लाइसिडिक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो दोनों के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज को काम में लिया जाता है। तो C1 के साथ साथ C1 और C4 के साथ साथ C1 और C6 के मध्य भी ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार जो स्टार्च होता है वो एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। स्टार्च का 20% भाग ये बनाता है, 80% भाग एमाइलोपेक्टिन बनाता है। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर तो C1 C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनता है, और इसके मध्य C1 और C4 के साथ साथ C1 और C6 के मध्य भी ग्लाइसिडिक बॉन्ड का निर्माण होता है। अब देखिए, हमारे पास जो स्टार्च होता है वो हमें जैसे जड़ हो गई, कंद हो गए, मूल हो गए, इनसे प्राप्त होता है, और कुछ मात्रा में सब्जियों के अंदर भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में सब्जियों के अंदर भी स्टार्च जो होता है वो पाया जाता है। तो ये तो एक साधारण सी बात हो गई। अब हम एमिलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है, तो इनकी संरचना किस प्रकार की होती है इसके बारे में बात करते हैं। हम संरचना को बनाएंगे। अब देखिए, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अल्फा डी ग्लूकोज की। और अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अल्फा डी से अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज संरचना को काम में लेना पड़ेगा। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज संरचना को काम में लेकर के हम पॉलीसेकेराइड स्टार्च का निर्माण कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं। अब देखिए, अल्फा
डी ग्लूकोपाइरेनोज जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ पर बंध बनेगा और आगे बहुत सारी लंबी श्रृंखला जुड़ी रहेगी। फिर यहाँ पर अपने क्या करेंगे, एक और ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना बना लेंगे। फिर यहाँ पर फिर एक और ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना बना लेंगे। अब ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना बनाने के लिए हमें वापस कहाँ जाना पड़ेगा, ग्लूकोज की संरचना पर जाना पड़ेगा। और ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, CHOH, 3 नंबर कार्बन में OH और H, 4 नंबर में H और OH, और 5 नंबर कार्बन में H और OH, और 6 नंबर कार्बन CH2OH। ये 5 नंबर कार्बन और CHO के मध्य स्ट्रक्चर बनती है। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे, CH और OH बन जाएगा, और ये 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन ऐसे जुड़े रहेंगे। 2 नंबर पर H और OH है ही, और 3 नंबर पर OH और H, और 4 नंबर पर H और OH, और 5 नंबर पर H, और ये इसके साथ जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे CH2OH। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। और अल्फा डी ग्लूकोज से हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज संरचना आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3, 4 और 5, इस प्रकार सबकी नंबरिंग लगा लेते हैं ताकि आसानी रहेगी हमें करने में और आपकी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगी। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आपको ग्लूकोज की संरचना बनानी आती है तो आप हेमीएसिटेल संरचना बना सकते हैं, और हेमीएसिटेल संरचना बनानी आ गई तो आप ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टोफ्यूरेनोज दोनों की संरचनाएं बना सकते हो। अब देखिए, हमारे पास ये 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पर H और OH है। ये किसी अन्य श्रृंखला के साथ आगे जुड़ेगा तो हम इसको इस प्रकार लिख करके रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं। 2 नंबर कार्बन के साथ क्या है, H और OH, और 3 नंबर कार्बन पर OH और H, और 4 नंबर कार्बन पर H और OH है, और 5 नंबर कार्बन पर CH2OH और H है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। यहाँ पर 1 नंबर पर फिर H और OH है, और 2 नंबर कार्बन पर H और OH, और 3 नंबर कार्बन पर OH और H, और 4 नंबर कार्बन पर H और OH है, और 5 नंबर कार्बन पर H और CH2OH है। ये हमारे पास, ठीक है। फिर इधर 1 नंबर कार्बन पर H और OH, 2 नंबर कार्बन पर H और OH, 3 नंबर कार्बन पर OH और H, और 4 नंबर कार्बन पर HOH जो किसी के साथ आगे जुड़ जाएगा, और CH2OH और H। ये कंडीशन है। अब देखिए, ये C1 कार्बन हो गया और ये C4 कार्बन हो गया। यहाँ से ये दोनों जुड़ेंगे तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको मिटा देंगे और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से OH और इस OH के से H2O बाहर निकल जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और इस प्रकार जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है, जो बॉन्ड बना है वो किसके मध्य बना है, C1 और C4 के मध्य, C1 और C4 के मध्य। तो इस प्रकार C1 और C4 के मध्य जो बंध बनता है उस संरचना को बोला जाता है एमिलोस की संरचना। तो ये हमने क्या बना दी, एमिलोस की संरचना बना दी। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज को काम में लेकर के एमिलोस की संरचना का निर्माण हो गया, ठीक है। अब हम एमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे। तो एमाइलोपेक्टिन के अंदर भी C1 C4 तो ऐसे ही बनेंगे जैसे इसमें बन रहे हैं, ठीक है। ये आगे किसी के साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से, और एक स्ट्रक्चर और बनाए हम यहाँ पर, और फिर एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं। ये तो कंडीशन होगी, लेकिन उसके साथ में शाखाओं के रूप में भी पाया जाएगा। तो हम इनको C1 और C4 की फॉर्म में ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे ऊपर वाली बनाई है सेम वैसे ही बनानी है।
ये बना दिया हमने। इसके अलावा यहाँ पर जो साकित श्रृंखला होगी वो इस तरीके से जुड़ी रहेगी और नीचे वाली श्रृंखला के साथ ये बंध बनाएगी। तो नीचे वाली श्रृंखला का 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर कार्बन और यहाँ पर क्या होगा CH2OH होगा और ये 1 नंबर कार्बन होगा H। तो पहले हम ऊपर वाली को कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ पर भी H और OH और यहाँ पर OH और H और H और OH और H और OH और यहाँ भी OH था। दोनों ने मिलकर के H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए H और CH2OH, ये बन गया। ठीक है, उसके पश्चात HOH और ये H और OH और यहाँ पर OH और H और ये H और CH2OH, ये बन जाएगा। फिर H और OH और H और OH दोनों, यहाँ OH और यहाँ OH थे, इन दोनों मिलकर H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए H और OH और यहाँ पे OH और H और OH और H और CH2OH। तो अब देखिए ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ क्या हो रहा है C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, नीचे वाली श्रृंखला के अंदर क्या है, ये H और OH, 2 नंबर पर OH और H हो जाएगा, इधर 3 नंबर पर OH और H, यहाँ पे H और OH आएगा और H और OH और ये H और CH2OH हो गया। तो ये आगे किसी के साथ जुड़ेगा तो इस तरीके से जोड़ करके इसको ऐसे रख देंगे, भी आगे कितनी लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, ये ग्लूकोपाइरेनोज जो संरचना हम दूसरी बना रहे हैं, ये H और OH और ये H और OH और यहाँ पर OH और H और यहाँ पर क्या है H और OH है और H और CH2OH। अब देखिए ये 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5, इसका 1 नंबर और इसका 4 नंबर, ये दोनों साझेदारी करेंगे तो ये भी जुड़ जाएंगे क्योंकि ये शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इधर आगे एक ग्लूकोपाइरेनोज संरचना और बना देंगे हम, H और OH, ये आपस में H2 के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे और इसके साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये H और OH और यहाँ पर OH और H और ये H और OH और H और CH2OH। ठीक है, फिर उसके पश्चात यहाँ पर एक ग्लूकोपाइरेनोज संरचना और बना देंगे हम और ये आगे किसी के साथ इस तरीके से जुड़ा रहेगा और CH2OH और H और OH, H और OH और OH और H, ये दोनों आपस में फिर साझेदारी करेंगे और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार इनके मध्य भी C1 और C4 ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनेगा। C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना है, लेकिन हमने ये कहा था कि एमाइलोपेक्टिन की जब संरचना करेंगे तो उसके अंदर C1 और C4 के साथ साथ C1 और C6 के मध्य भी ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ये जो 1 नंबर कार्बन का H और OH है ना, ये इस 6 नंबर कार्बन के OH के साथ साझेदारी करेगा और ये यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो ये ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाएगी और यहाँ पर क्या हो रहा है C1 और C6 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बन रहा है। सिर्फ इतनी ही बात चेंज है इसके अंदर, ऊपर वाली अशाखित श्रृंखला के रूप में एमिलोज की संरचना पाई जाती है और जो नीचे वाली संरचना है वो होती है एमाइलोपेक्टिन की। एमाइलोपेक्टिन की जो संरचना होती है वो शाखित श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। एमाइलोपेक्टिन की जो संरचना होती है वो शाखित फॉर्म में पाई जाती है।
तो कहने का मतलब एमिलोज की जो संरचना है उसके अंदर C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनेंगे, लेकिन एमाइलोपेक्टिन की संरचना में C1 के साथ साथ C1 और C6 के मध्य भी ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनेंगे और इसकी जो संरचना होगी वो साकित फॉर्म में पाई जाएगी। स्टार्च का 80% भाग जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन बनाता है और 20% भाग ही सिर्फ एमिलोज बनाता है। तो सीधा पेपर में भी ऐसे पूछा जा सकता है, एमिलोज की संरचना या एमाइलोपेक्टिन की संरचना बताइए, संरचना को समझाइए, संरचना बनाइए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि स्टार्च की संरचना को समझाइए, या पूछा जा सकता है कि पॉलीसेकेराइड से आप क्या समझते हैं और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, समझाइए। तो आप समझा सकते हो कि इसके अंदर मोनोसेकेराइड की अनगिनत श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीसेकेराइड्स बोला जाता है। तो ये हमारे स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स की बात हुई। अगर इसका जल अपघटन करवाते हैं, मान लो इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये मोनोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड, तो अनगिनत मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ हमें प्राप्त हो जाएगी, अनगिनत मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सेलुलोज की। दूसरा जो मोनोसेकेराइड है वो क्या है, सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो क्या है, एक वनस्पति जगत का कार्बनिक यौगिक है, वनस्पति जगत का कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, वनस्पति जगत का कार्बनिक यौगिक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है और इसको बनाने के लिए बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज या बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना को काम में ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना को काम में लिया जाता है। जो सेलुलोज है वो वनस्पति जगत का कार्बनिक यौगिक है, बीटा डी ग्लूकोज को काम में लेंगे या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की एकलक इकाइयाँ या मोनोसेकेराइड की जो इकाइयाँ जुड़ती हैं और जुड़ेंगी कैसे, रज्जु श्रृंखला के रूप में, और रज्जु श्रृंखला के रूप में जुड़ेगी। रज्जु श्रृंखला ऐसे तिरछा चलना क्या होता है, रज्जु श्रृंखला होती है। तो हम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को काम में लेंगे और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को काम में लेंगे, तो इस तरीके से होगी। फिर अगली जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे होगी, वो ऐसे तिरछी चलेंगी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, रज्जु श्रृंखला नाम दे दिया। रज्जु श्रृंखला की फॉर्म में पाई जाती हैं, ऐसे जुड़ी रहेंगी। कितनी बना दो जी, 3 बना दो, 4 बना दो, आपकी मर्जी है, कितनी जोड़ दो जी, आपकी हिम्मत होनी चाहिए जोड़ने की। 4 जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो, या आपकी नोटबुक में जितनी आती है। अब हमें क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को काम में लेना है। हमने पाइरेनोज की संरचना बना ली है, ग्लूकोपाइरेनोज की। अब देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की बनाई थी, बीटा की बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, बीटा की बनाएंगे तो ये हो जाएगा C, इसके विपरीत ये हो जाएगा OH, 1 नंबर कार्बन की पोजीशन चेंज होती है, OH और H हो जाएगा, 2 नंबर पर H और OH, और 3 नंबर पर OH और H, और 4 नंबर पर H और OH, और 5 नंबर पर H, और ये फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, और CH2OH। मैंने हर स्ट्रक्चर को बनाया है तो इस सेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर को काम में लेकर बनाया है ताकि आपको भी आदत पड़े इसको काम में लेकर के बनाने की। मैं सीधी भी बना सकती थी, मुझे तो ऐसे ही आती है बनानी, पता नहीं कितनी बार क्लास में बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसका बनाने का मतलब है कि आपको उससे बनानी आए और आप इस स्ट्रक्चर को गलत ना करो। तो ये 1 नंबर कार्बन OH और H है, ये 2 नंबर कार्बन H और OH, 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन OH और H, और ये 4 नंबर कार्बन H और OH,
और ये 5 नंबर कार्बन CH2OH, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब ये 1 नंबर कार्बन है OH और H, 2 नंबर H और OH, 3 नंबर OH और H, 4 नंबर H और OH और 5 नंबर H और CH2OH, ये हो जाएगा। फिर ये 1 नंबर कार्बन OH और H, 2 नंबर में H और OH, 3 नंबर में OH और H और 4 नंबर में H और OH और H और CH2OH। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 और ये 6, ये OH और H और H और OH, OH और H, H और OH और H और CH2OH। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना हमने काम में ली। इसके अंदर ये C4 कार्बन और ये C1 कार्बन, तो C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है? C1 और C4 के मध्य बनता है। ये सेलुलोज की एक रज्जु श्रृंखला होती है जिसके अंदर इस 1 नंबर कार्बन का OH और 4 नंबर कार्बन का OH दोनों मिलेंगे और साझेदारी करेंगे, H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, ये ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर ये OH और ये OH यहाँ से जुड़ेंगे, H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे और जुड़ जाएंगे। मैं सीधा भी जोड़ सकती थी ऑक्सीजन से, तब आपको इतना समझ नहीं आता। मैंने पहले सबकी स्ट्रक्चर बना ली, फिर मैंने ये बताया आपको कि OH और OH साझेदारी करके H2O के मॉलिक्यूल को कैसे निकाल रहे हैं और कैसे जोड़ रहे हैं और कैसे ग्लाइसिडिक बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए ये ऑक्सीजन से इस प्रकार जुड़ जाएंगे और ये फिर क्या होगा, आगे किसी श्रृंखला के साथ जुड़ा रहेगा, ऐसे करके रख सकते हैं। और इधर जो C1 है ये भी किसी के साथ आगे जुड़ सकता है, किसी अन्य श्रृंखला के साथ। तो ये क्या होती है, सेलुलोज की संरचना होती है और हम ऐसा कह सकते हैं कि सेलुलोज की रज्जु श्रृंखला होती है। ये क्या होती है, सेलुलोज की रज्जु श्रृंखला होती है। तो सेलुलोज जो है वो वनस्पति जगत का एक कार्बनिक यौगिक है। बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना से मिलकर बना होता है। हमें ये बोले कि इसके अंदर मोनोसेक्राइड इकाई कौन सी होती है, तो बीटा डी ग्लूकोज होती है। और संरचना कौन सी काम में लेते हैं हम, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज संरचना काम में लेते हैं। और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की जो श्रृंखला है वो रज्जु श्रृंखला के रूप में पाई जाती है और C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। इसके अंदर हम हेमिएसिटेल स्ट्रक्चर बना करके और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना बनाते हैं और संरचना बना करके C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना करके सेलुलोज की श्रृंखला को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही हमारे पॉलीसेक्राइड्स थे जिनकी सेलुलोज की संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कुछ ग्लूकोपाइरेनोज की, मैनोज की कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनके कुर्सी रूप पर हम बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की हमारी क्लास पॉलीसेक्राइड्स के साथ ही कंप्लीट होती है। धन्यवाद।